आज मेरी शादी की पहली रात थी, लेकिन मुझे अपनी दुल्हन के पास जाते हुए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि कहीं मैं खुद पर से काबू ना खो दूं। हालांकि वो ना जाने कब से सज धज कर मेरे कमरे में बैठी हुई मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी, और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए। और आज मेरी शादी भी हो चुकी थी। घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। थोड़ी बहुत सजावट की गई थी, ताकि सभी को ये पता चल सके कि हाँ, इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। लेकिन ये घर मेरा नहीं था, बल्कि ये घर मेरी मालकिन का था। उनके पति का काफी सालों पहले देहांत हो चुका था, और मेरी मालकिन अकेली थी और मैं भी अकेले था। ना तो उनका कोई सहारा था और ना ही कोई मुझे सहारा देने वाला था। इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर पर रहने की जगह दी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया था, क्योंकि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी खाया नहीं था, और काम की तलाश करते हुए भूखे प्यासे मेरा हाल बेहाल हो चुका था। और इसीलिए एक दिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई, और मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कब बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं मालकिन के घर पर था। उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरा हाल पूछा। फिर जब उन्हें ये पता चला कि मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूँ, तो उन्होंने मुझे भरपेट खाना खिलाया था। सच में, इतने दिन के बाद जब मुझे खाना खाने को मिला, तो मुझे खाने की कीमत पता चली थी। ये बात आज से लगभग 3 महीने पुरानी है। मैंने देखा था कि मेरी मालकिन अपनी 15 साल की बेटी के साथ इस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। मेरी 15 साल की पत्नी कमरे में बैठी हुई थी, और मैं इधर बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा था। मेरी सास तो सोने के लिए चली गई थी, और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी अपने अपने घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं इस कसम में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि मैं एक 15 साल की लड़की के साथ पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे ये सब कुछ सोचते हुए भी बहुत अजीब लग रहा था कि मैं कैसे उस छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वो जैसी भी थी, अभी उसकी उम्र बहुत कम थी, और फिर वो छोटी बच्ची ही तो थी। मैंने तो बस अपनी मालकिन के कहने पर ही ये शादी की थी। हाँ, मेरी पत्नी पूनम अगर थोड़ी सी बड़ी होती, वो 15 साल की जगह 18-20 साल की होती, फिर तो मैं भी इस शादी से बहुत खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की है, और मुझे उससे शादी करने पर कोई ऐतराज नहीं होता। मुझे ऐतराज सिर्फ पूनम के कम उम्र होने पर था, उससे ज्यादा और मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया था कि मैं चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सका था। मैंने तो अपनी सास से कह दिया था कि मैं अभी पूनम के साथ बस फेरे ले लेता हूँ, लेकिन उसकी विदाई आप बाद में कर देना। जब वो सही उम्र की हो जाएगी, तब तक मैं अपने दोस्त के पास सऊदी चला जाता हूँ, और वहां पर कुछ काम धंधा कर लूंगा। मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। उसके बाद आप उसकी विदाई कर देना, तब मुझे कोई भी ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मेरी मालकिन कहने लगी कि नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो हम लोग एक ही घर में रह रहे थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि इस घर से दूसरे घर पूनम को विदा करना होता। विदाई से तो मेरा मतलब बस यही था कि जिस तरह से एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, बस वो वाली शुरुआत अभी मैं और पूनम नहीं करेंगे। जब वो बड़ी हो जाएगी, तब हम अपने उस रिश्ते को शुरू करेंगे, यानी कि आज से 4-5 साल के बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को गलत समझता था, और ये तो कानूनी जुर्म भी था, और इसीलिए मेरी मालकिन ने ये शादी बहुत खामोशी से करवाई थी। वरना अगर गलती से भी ये बात पुलिस तक पहुंच जाती, तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में तो कानून भी अब बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं खुद भी काफी हद तक डरा हुआ था, क्योंकि मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में ये बात बता दी कि मैंने एक कम उम्र की लड़की से शादी की है, तो फिर यकीनन है
कि मुझे कोई न कोई सजा तो मिल ही जाती। यही सब सोचकर और उदास होकर मैं सोफे पर बैठा हुआ था और मेरी सास के कमरे का तभी अचानक से दरवाजा खुला, जिससे मैं अपनी सोच से बाहर आया। वो अपने कमरे से निकली और मेरी तरफ हैरत से देखकर कहने लगी, तुम अभी तक यहाँ ही बैठे हुए हो? तुम अपनी दुल्हन के पास क्यों नहीं गए? वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अपनी सास यानी कि मालकिन के मुंह से ये बात सुनकर मुझे न जाने क्यों लेकिन बहुत अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में बहुत सारे सवालों को सोच रहा था कि मैं उन्हें आखिर क्या जवाब दूं। अब मैं उनसे क्या कहता कि मैं अपनी दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो अपनी सास की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। अगर मेरी पत्नी वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे उसके पास जाने में भला कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन वो तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो अभी गुड्डे गुड्डियों से खेलने की थी। मैंने बहाना बनाते हुए अपनी मालकिन से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो कहने लगी, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना ही होगा। मैंने अपने बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई है और अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को दुत्कार नहीं कर सकते हो। अपनी मालकिन की इस बात पर मैं बहुत हैरान हो गया था। भला इसमें दुत्कारने वाली बात कहाँ से आ गई थी? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी कोई बात या तो समझ नहीं रही है या फिर समझ नहीं पा रही है। इसलिए मुझे मजबूरन वहां से उठना ही पड़ा और पूनम के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि पूनम पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए हुए घूंघट लेकर बैठी है। मुझे न जाने क्यों लेकिन पूनम को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और मेरी मालकिन या फिर कहूँ कि मेरी सास की जिद की वजह से हम दोनों इस बेमेल रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करूंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो अपना सिर झुकाए बैठी थी। सच कहूं तो वो इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसकी खूबसूरती के बारे में शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसकी उम्र भले ही 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वो अपनी उम्र से काफी बड़ी लग रही थी। लेकिन सिर्फ मेकअप से आखिर क्या होता है? मुझे सच तो पता था ना कि वो जितनी बड़ी दिख रही है उतनी बड़ी नहीं थी। वो तो छोटी ही थी और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से अपना तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर के बाद अपना घूंघट हटाकर वो मुझसे बोली कि आप बेड पर ही सो जाएं। ये सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं। आपको सोफे पर सोने में बहुत परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों के जैसे करी थी। मुझे लगा कि वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसीलिए मैं सोफे पर सोने चला गया था। लेकिन जब वो खुद ही कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी तो आराम की जरूरत थी। मैंने इसलिए तकिया वापस फिर अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। मैंने तभी महसूस किया कि पूनम अभी तक बैठी हुई है। शायद वो मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर के भारी भरकम कपड़े बदल कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि जैसे वो मेरी ये बात सुनकर बहुत नाराज हो गई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको तो खुश हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उसे इन रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी छोटी सी तो थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और फिर मेरे बराबर में आकर लेट गई, तो मैंने भी उठकर लाइट बंद कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ ही आ रही थी।
मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से पीछे धकेल देता, लेकिन वो फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वो शायद नींद में थी या फिर उसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वो तो नींद में ये हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था ना। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसके ऐसी हरकतें करने से मेरे जज्बात भी जागने लगे थे। एक बार के लिए तो वो मेरे इतने करीब आ गई थी कि मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाकर रख दिया था। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थीं, क्योंकि मेरे सामने एक लड़की थी जो मेरे लिए कोई अनजान नहीं थी, बल्कि वो मेरी पत्नी थी और मैं उस पर अपना पूरा हक भी रखता था। पर मुझे बार बार इन सब बातों का डर लग रहा था कि उसकी उम्र कम है और कल को अगर पुलिस को इस बात की खबर हो गई और पूनम का अगर मेडिकल चेकअप किया और उसमें ये बात साबित हो गई कि मैंने उससे अपने रिश्ते की शुरुआत की है, तो मुझे कोई ना कोई सजा जरूर हो जानी थी। मैं यही सब सोच रहा था। फिर मैंने खुद को समझाया कि मेरे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसलिए मैंने पूनम से खुद को दूर किया और दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गया। सारी रात मैं बहुत बेचैन रहा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। मैंने देखा पूनम अभी तक सो रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया। और उस दिन भी मैं बहुत बेचैन रहा। मैं अभी भी नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन जैसे ही पूरा दिन गुजरा, शाम हुई और जब मैं घर की तरफ चलने लगा तो मुझे फिर से बेचैनी होने लगी थी। ये बेचैनी पूनम को लेकर थी कि मैं कैसे उसके साथ अब फिर से एक रात कमरे में गुजारूंगा। मैंने सोचा कि मैं पूनम की माँ से बोलूंगा कि वो हमारा कमरा अलग अलग कर दे जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। वैसे तो पूनम एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वो 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, बल्कि वो 17 साल तक की लगती थी। और वो खूबसूरत तो इतनी थी जैसे कि कोई मोम की गुड़िया हो, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं पूनम से बहुत ज्यादा बात भी नहीं करता था। भले ही मुझे इस घर में रहते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन मैं घर में बहुत ज्यादा नहीं रहा था। मैं अपना सारा दिन घर के बाहर ही गुजारता था। सिर्फ इस घर में सोने और खाने के लिए ही आता था, या फिर अगर मेरी मालकिन मुझे कोई काम बता देती तब उनका काम करने या सौदा वगैरह लाने के लिए बाजार चला जाता था। कभी बिजली का बिल जमा करने तो कभी गैस भरवाने। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मालकिन मुझे घर बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। हर बार मैं नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता था। नौकरी तो मुझे नहीं मिलती थी, लेकिन कोई छोटा मोटा काम जरूर मिल जाता था, जिसे करके मेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाते थे। मेरी मालकिन के घर में मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी कि एक दिन मेरी मालकिन ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी जिसके बारे में कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मालकिन की तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मालकिन की इस बात पर मैं दंग रह गया था, क्योंकि उनकी बेटी सिर्फ 15 साल की थी। वो मुझसे बहुत छोटी थी, लेकिन मालकिन ने तो जैसे इस बात को अपने लिए बहुत ही बड़ी समस्या बना लिया था। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। ये दुनिया बहुत जालिम है और मेरे अलावा तो इसका कोई भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया वाले मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर दें। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और इसीलिए तुम उससे शादी कर लो। वो काफी दिनों तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। उन्हें मना करते हुए भी मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से उनके घर में ही पल रहा था, खा पी रहा था। उनकी वजह से ही मुझे रहने के लिए छत मिली थी और इतने समय से मुझे यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं हुई थी। दरअसल मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे, जिस वजह से मेरी परवरिश मेरे मामा के घर में हुई थी। लेकिन जिस दिन से मेरे मामा मुझे अपने घर लेकर गए थे, वहां मुझे हर रोज दिन रात बेइज्जत किया जाता था। मुझे निकम्मा नाकारा कहकर जलील किया जाता था। मेरा दिल बहुत जलता था।
मेरी मामी अक्सर मुझे मामा से पिटवाती रहती थी, जबकि उल्टा मालकिन के घर में मैं बहुत सुकून से रह रहा था। इसलिए मैं हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता था कि मैं कोई ना कोई काम शुरू कर लूं, और जब तक मेरे पास अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता जिससे मैं अपना कोई नया काम कर सकूं, तब तक मैं मालकिन के घर पर रह लूंगा। और जो थोड़े बहुत पैसे मैं छोटे मोटे काम करके कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सकूं। और फिर जब एक बार मेरा काम ठीक से जम जाए तो उससे जुड़े हुए पैसों से मैं एक छोटा सा घर ले लूं, या फिर मैं कहीं किराए पर कमरा ले लूं, क्योंकि मैं भी मालकिन पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक बोझ नहीं बनना चाहता था। उन्होंने मुझ पर जो एहसान किया था उसे तो मैं कभी भी भूल नहीं सकता था। इसी वजह से मैं जल्दी कोई खर्चा नहीं करता था। खाने पीने की चीजों में भी मैं अपना कोई पैसा खर्च नहीं करता। मेरी हर चीज का बोझ मालकिन के ऊपर ही था, जबकि मैं अपने खाने पीने के खर्चे भर का तो कमा लेता था, लेकिन मैं उसे जानबूझकर संभाल के रखता था। ये तो मालकिन थी जिन्होंने मुझे सहारा दिया था और मुझे कभी भी निकम्मा होने का ताना भी नहीं दिया। वो मेरा बगैर दिल दुखाए मुझे अपने पास रख रही थी, जिसके बदले में वो बस मुझसे अपने कुछ छोटे मोटे काम ही कराती थी। और दूसरी तरफ एक मेरे सगे मामा का घर था, जहां मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन एक एक निवाले के बदले में मुझे 100-100 ताने सुनने पड़ते थे। हद तो तब हो गई थी जब मेरी मामी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, और उस दिन मेरे मामा ने मुझे बेतहाशा मारा था। मेरी भी उनसे मार खाने की बर्दाश्त खत्म हो गई थी, और फिर मैं उनका घर छोड़कर भाग गया था। मैंने सोचा कि मैं कोई काम कर लूंगा और अपना पेट खुद ही पाल लूंगा, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया, और बस फिर मैं भूखा प्यासा बेहोश हो गया। उस वक्त मुझे मालकिन ने ही सहारा दिया, और जब उन्हें मेरे बारे में सारी बात पता चली तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पास ही रुक जाऊं। वो कहने लगी कि मैं इस घर में अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ, और तुम तो जानते ही हो कि जिस घर में कोई मर्द नहीं होता वहां लोगों की गिद्ध की नजरें लगी रहती हैं। तुम इस घर में रहोगे तो हम माँ बेटी को भी सहारा मिल जाएगा, और तुम्हारे सर पर भी छत हो जाएगी। मैं भी उस वक्त बहुत मजबूर था, और मुझे खुद भी कोई आसरा चाहिए था। इसलिए मैंने चुपचाप मालकिन की बात मान ली थी और उनके घर में ही रहने लगा था। लेकिन अब मालकिन ने मेरे सामने ऐसी शर्त रख दी थी जिसे ना तो मैं स्वीकार कर पा रहा था और ना ही इनकार कर पा रहा था। मालकिन के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन ये मामला बहुत ही नाजुक था, क्योंकि अगर मैं मना कर देता तो मेरी मालकिन का दिल टूट जाता। एक तो वैसे ही वो अपनी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, और डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि कोई भी टेंशन आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, और मैं उन्हें कोई भी टेंशन देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मेरी मालकिन को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। दूसरा, मेरी इस बात से मालकिन का दिल दुख सकता था, और फिर वो मुझे घर से भी निकाल सकती थी, या ये भी हो सकता था कि वो मुझे अपने घर में रखे भी रहती, पर मैं तो उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहता। इसलिए बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए राजी हो गया था। लेकिन मैंने उनसे ये शर्त रखी थी कि वो अपनी बेटी की विदाई 5 साल के बाद करें। लेकिन मालकिन की बात सुनकर तो मेरा सर फटने लगा था जब उन्होंने कहा कि उन्हें शादी के साथ में ही विदाई करनी है। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि वो तुरंत ही विदाई करें, क्योंकि मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, और भगवान की कृपा से अब आप भी बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो मालकिन ने कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और फिर उस दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि तुम भी तो अभी जवान हो। कोई भी खूबसूरत लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है, और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम तो यही सोचोगे कि बस एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता तो है नहीं, और ना ही किसी बच्चे की डोर है जो तुम्हें आपस में बांध कर रखेगी, और फिर ऐसे रिश्ते को तो खत्म करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी के साथ साथ विदाई भी हो जाए और तुम दोनों एक पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। मालकिन ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। देखा जाए तो उनकी बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह बिल्कुल सही था। हर माँ को ये डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा, और पूनम छोटी थी और ये मुमकिन भी था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर भी सकता था, क्योंकि मुझे भी आए दिन काम के सिलसिले में बहुत सी लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। उनसे मेरी बातचीत भी होती थी और कभी कभार दोस्ती भी हो जाती थी, और ये भी हो सकता था कि उनमें से कभी कोई लड़की मुझे बहुत अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाता। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने मालकिन की इस बात पर भी हामी भर दी और मैं विदाई के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि अभी मेरे पास फिलहाल रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। जितने पैसे मैं अब तक जमा कर चुका था वो मेरा घर लेने के लिए काफी नहीं थे, और अगर मैं जैसे तैसे करके घर ले भी लेता तो फिर मेरा खाना पीना कहाँ से होता। इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने फिर पूनम से शादी में ही अपनी भलाई समझी और फिर इसी को अपनी किस्मत भी समझ लिया। मैंने सोचा कि बस कुछ साल और इंतजार कर लेता हूँ, फिर जब वो बड़ी हो जाएगी उसके बाद मैं उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा और मेरी जिंदगी भी इसी तरह से अच्छे से गुजर जाएगी। दूसरी तरफ ये भी हो सकता था कि जब पूनम बड़ी हो जाए तो उसका मन भी बदल जाए और वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं तो उससे काफी साल बड़ा था, और अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए अपने आप आसानी हो जाती और मेरा रास्ता भी साफ हो जाता। लेकिन पूनम की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बयान कर रही थीं। मुझे लग रहा था कि वो शायद इतनी भी छोटी नहीं थी जितना कि मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती। फिर मुझे लगा कि उसे ये सब कुछ मालकिन ने सिखाया होगा। उन्होंने उसे समझाया होगा कि किस तरह से वो मुझसे अपने पति पत्नी वाले रिश्ते की शुरुआत कर ले, ताकि जल्द से जल्द वो उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बंध जाएं। मुझे अपनी मालकिन की इस सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था। उन्हें अपनी बेटी की सेहत की बिल्कुल चिंता ही नहीं थी, बस उन्हें उसका फ्यूचर ही सुरक्षित करना था। भला मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरा ये ख्याल भी गलत साबित हो गया था कि उसे ये सब कुछ मालकिन ने समझाया है। मैंने महसूस किया कि पूनम तो खुद ही इस टाइप की थी। उसका दिमाग तो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था, क्योंकि वो हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी और उसे इस रिश्ते के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, और उसके अंदर उस तरह के जज्बात भी पैदा हो गए थे। और मैं उसका पति था और इसीलिए वो सोच रही थी कि वो जल्द से जल्द मेरे करीब आ जाए। मैं जानता था कि इस उम्र में लड़कियों के हार्मोन्स में बहुत सारे बदलाव होते हैं और जिसकी वजह से उस तरह की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। उन्हें भी ये लगता है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब आए, उन पर ध्यान दे, उनकी तारीफ करे। ये उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं कि इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो कई बार वो गलत रास्ते पर भटक भी जाती हैं। और पूनम भी अभी इस उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर जो बदलाव आ रहे थे वो उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। पूनम की भी ये इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं, उससे अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊं, और इसीलिए वो बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक ही बिस्तर पर सोते थे तो वो मेरे करीब आ जाती। वो मेरे सामने बहुत अच्छे से तैयार होकर आती। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाऊं। पूनम अभी सिर्फ 10th क्लास में थी। मैं जब भी उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता तो वो मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उससे कहता था कि पीछे हटकर बैठो तो वो बस कुछ देर के लिए ही पीछे हो जाती, और फिर जैसे ही बाइक थोड़ा सा आगे बढ़ती तो वो दोबारा से मेरे करीब हो जाती थी। मेरे दिल की धड़कनों में तो तूफान मचकर रह जाता था, लेकिन मैं खुद पर बहुत कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मैं कानूनी तौर पर भी बहुत डरा हुआ था।
कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन अब मैं नोटिस कर रहा था कि कुछ दिनों से पूनम के दिमागी हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे इस बात की बहुत ज्यादा परेशानी थी कि मैं उसके करीब क्यों नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन जब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो वो खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने लगी थी। शायद उसका खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहा था। वो मेरे गले आकर लग गई और तब तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर आग सी लग गई थी। लेकिन मुझे पूनम की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। मैंने गुस्से में उसे पीछे झटक दिया तो वो रोने लगी। कहने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा कि पहले तुम अपनी उम्र तो देखो, फिर ऐसी बातें करो। मैंने उसको उस वक्त बहुत ज्यादा डांट दिया था। न जाने मैंने उसे कितनी बुरी बुरी बातें सुनाई और फिर घर छोड़कर बाहर चला गया। 2 दिन तक मैं घर से बाहर ही रहा और मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। इन 2 दिनों तक मैं अपने एक दोस्त के घर पर रहा। मैं खुद भी दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मेरी मालकिन बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे और मुझे अभी तक यही डर था। मैंने देखा कि पूनम का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी तबीयत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब मुझे पहली बार अपनी ऐसी गलती पर अफसोस हो रहा था। मैंने अपनी मालकिन से बहाना बनाया कि मैं 2 दिन के लिए एक काम से शहर से बाहर चला गया था। मुझे पूनम बहुत चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर बहुत अफसोस होने लगा कि मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो अभी बच्ची है, बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे डांट फटकार से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। मैं कमरे में गया तो पूनम अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था। मैंने गुस्से में उसे ये भी कहा था कि तुम आज के बाद मेरे साथ एक बिस्तर पर नहीं होगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी ये बात याद आई तो मैंने पूनम को पुकारा। मेरे बुलाते ही वो एकदम से डर गई और कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर पूनम के पास आया। मैंने उसका हाथ थामा और फिर उसे बेड पर बिठा दिया। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो पूनम, मैंने गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल दिया। मेरी जरा सी नरमी पाकर वो रोने लगी थी और रोते हुए मेरे गले लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं हटा पाया था, बल्कि मैंने भी उसे सहारा दिया था। वो सिसकियों से रो रही थी और कहने लगी कि मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आपने मम्मी की मजबूर करने पर ही मुझसे शादी की है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ ऊपर किया। मैंने कहा कि तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो, बल्कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। अब तो तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी मुश्किल होने लगा है, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि तुम कम उम्र हो और मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। आज मैंने उसे अपना हर डर बता दिया था और मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर किसी गहरी सोच में डूब गई थी। धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीते और फिर मैंने देखा कि पूनम का तो पेट फूलने लगा था और उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी थी। मेरी मालकिन भी उन दिनों बहुत चुपचाप सी रहने लगी थी और अब उनकी बीमारी भी बढ़ने लगी। मैंने मालकिन से पूनम के बारे में कहा कि आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, तो वो कहने लगी कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, अब मैं उसे दवा दे रही हूँ, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी मेरी मालकिन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया तब तक तो वो दम ही छोड़ चुकी थी और ये सदमा पूनम के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने उसे जैसे तैसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा होने लगा था। फिर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर ने जब उसका अल्ट्रासाउंड किया और मुझे जो बात बताई उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। डॉक्टर कहने लगी कि आपकी पत्नी तो 5 महीने की प्रेग्नेंट है।
ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिस लड़की को बच्ची समझ रहा था और उसके पास नहीं जाता था, वो तो कम उम्र में ही इस तरह के गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए ही उसने मुझसे शादी की थी। मेरी मालकिन की जल्दबाजी अब मुझे समझ आई थी और पूनम क्यों बार बार मेरे करीब आ रही थी, ये सब कुछ भी अब मुझे समझ आ रहा था। मैं तो अपनी अकल पर हैरान था कि इतनी सी उम्र में पूनम ये सब कुछ कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगे कि आपकी पत्नी बहुत ही कम उम्र है, आप उसका बहुत ख्याल रखें, वरना डिलीवरी में काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मैं जब घर वापस आया तो पूनम को कमरे में ले गया और गुस्से में ले जाकर मैंने उसे बेड पर पटक दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतनी सी कम उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मालकिन को मैं ही मिला था तुम्हारा ये पाप छुपाने के लिए। मेरा इतना कहने पर वो रोने लगी और कहने लगी कि इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे ऑटो ड्राइवर ने मेरे साथ जबरदस्ती ये सब। इतना कहते ही वो सिसक सिसक कर रोने लगी थी और कहने लगी कि मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने इस बच्चे को हटाने से मना कर दिया था। वो कहने लगी कि अभी मैं बहुत कम उम्र हूँ और इतनी तकलीफ नहीं सह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। पूनम कहने लगी कि आप प्लीज मुझे तलाक मत दीजिएगा। बेशक आप दूसरी शादी कर लेना, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि मेरा इस सब में कोई दोष नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया और अब मैं वापस लौट कर नहीं गया। मैं काफी दिनों से सऊदी जाने की तैयारी कर रहा था और सोच रहा था कि मैं पूनम को उसकी माँ के पास छोड़कर सऊदी चला जाऊंगा और फिर 4-5 साल के बाद आऊंगा। तब तक पूनम भी लगभग 19-20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था, उसने तो मेरे वजूद को ही हिलाकर रख दिया था। इधर सऊदी जाने के मेरे सारे पेपर तैयार हो चुके थे और इसीलिए मैं अगले दिन ही पूनम को बिना बताए सऊदी चला गया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि वो एक अकेली कम उम्र लड़की है जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी, और इस अकेलेपन में उसका क्या होता। मैंने गुस्से में ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचा और ऐसा फैसला कर लिया था कि मैं उसे छोड़कर सऊदी चला जाऊंगा और फिर वहां पहुंचकर मैं काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों के बाद ही मुझे एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी मिल भी गई और फिर मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे पता ही नहीं कि मेरे पीछे पूनम का क्या हुआ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था वो बहुत गलत था और ये एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता। पूनम का ख्याल मुझे बार बार परेशान करता था और फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा और 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया, क्योंकि मेरा वहां पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो खत्म हुआ तब मुझे 3 महीने की छुट्टियां दी गई थी। सच कहूं तो मैं उस वक्त सिर्फ पूनम की खातिर ही हिंदुस्तान वापस आया था, वरना अब यहाँ पर मेरा था ही कौन। इन 2 सालों में मेरा दिल बहुत बेचैन रहा था। मैं एक बार पूनम को अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि वो ठीक है भी या नहीं। उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाता। लेकिन वापस घर आकर मैंने जो कुछ भी देखा, उससे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये वही पूनम थी। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उस वक्त वो सामने सोफे पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा ऐसे था जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पैर सूख कर बिल्कुल लकड़ी के समान हो गए थे। उसे ऐसी हालत में देखकर मैं तो तड़प कर उसके पास जा पहुंचा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर मुझे देखा। मुझे देखकर उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ। फिर उसने मुझे जब छूकर महसूस किया तो मैंने उससे कहा, पूनम, हाँ, ये मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत तकलीफें सही हैं। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे क्यों जिंदा रखा है।
वरना शायद मैं तो उसी दिन मर जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। अब भी जब मुझे वो तकलीफ याद आती है तो मैं बुरी तरह से सहम जाती हूँ। उस समय यहाँ मुझे तसल्ली देने वाला मेरा कोई भी अपना नहीं था। वो रो रो कर अपने आप बीती सुना रही थी और बस मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई भी नहीं था। पापा की जो दुकान माँ ने किराए पर उठा रखी थी, उसके किराए से ही मैं अपना खर्चा चला रही थी। लेकिन जिंदगी जीने के लिए मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। बस मैं हर वक्त मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ भी तो धोखा ही हुआ था। लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ भी जो कुछ भी हुआ था वो सब जबरदस्ती किया गया था। मैं उसे तुरंत ही अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था और उसके सारे चेकअप करवाने के बाद मुझे पता चला कि उसे टीबी हो गया था। फिर मैं उसे अपने साथ सऊदी ले आया और वहीं पर उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लगा था उसे पूरी तरह से ठीक होने में। मैंने फिर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। मैंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो गुस्से में उठाया हुआ कदम था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूनम का दिल सच में बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ कर दिया और उस दिन मैंने सच्चे दिल से पूनम को अपनाया था और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। फिर मैंने पूनम के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। आज मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई थी, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई ऐसा था जिसे मैं अपना कह सकता था। और फिर ठीक 1 साल के बाद पूनम मेरे बच्चे की माँ बन गई थी। अब मेरा भी अपना परिवार था, जिसके साथ आज मैं एक खुशहाल जीवन बिता रहा हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी गलतियों की सजा हमें मिलती है जिनमें हमारा कोई भी दोष नहीं होता, लेकिन वो शायद हमारी किस्मत में लिखा होता है। लेकिन इस सब में हमें इंसानियत को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपको कोई अच्छी सीख मिली है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू।